कब्रस के एक मशहूर शहर जबोती की एक रिहायशी कॉलोनी की नौ-तामीर शुदा कोठी के अंदर एक खासे बड़े लेकिन ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में एक ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, जबकि उसके सामने मेज पर एक फाइल रखी हुई थी और वो इस फाइल पर इस तरह झुका हुआ था जैसे उसका इस दुनिया माफिया से कोई ताल्लुक ना हो। अचानक उसके सामने मेज पर पड़े फोन की घंटी जोर से बज उठी तो वो उधेड़ उम्र आदमी इस तरह उछला जैसे फोन की घंटी की बजाय कोई खौफनाक बम फट पड़ा हो। नॉनसेंस, काम ही नहीं करने देते, नॉनसेंस। उधेड़ उम्र आदमी ने अपने आप को संभालते हुए ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और साथ ही रिसीवर उठा लिया। यस, उधेड़ उम्र आदमी ने सख्त और इंतहाई खुरदरे लहजे में कहा जैसे उस वक्त की कॉल उसे सख्त नागवार गुजरी हो। काफिरिस्तान से रॉबर्ट की कॉल है बॉस, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी तो उधेड़ उम्र आदमी एक बार फिर चौंक पड़ा। कराओ बात, बॉस ने कहा। हेलो सर, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ काफिरिस्तान से, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जैनी कहाँ है, उसने फोन क्यों नहीं किया? उधेड़ उम्र आदमी ने वसीले लहजे में कहा। वो रामचंद्र के साथ कहीं काम करने गई हुई हैं ताकि मिशन मुकम्मल कर सकें, तफसील का इल्म नहीं है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। तुमने फोन क्यों किया है? बॉस ने कहा। पाक एशिया से एक अहम इत्तला मिली है कि एयरपोर्ट पर स्पेशल पुलिस फोर्स की 2 औरतें गईं और उन्होंने वहां से जैनी गार्शा के कागजात की नकूल हासिल कर ली हैं। ये हैरत अंगेज बात है कि उनमें से एक औरत मकामी थी जबकि दूसरी स्विस नयाद थी, रॉबर्ट ने कहा तो उधेड़ उम्र बेख्तियार चौंक पड़ा। स्विस नयाद, क्या हुलिया था उसका? उधेड़ उम्र ने कहा। हुलिया तो मुझे मालूम नहीं है, आप हुक्म दें तो मैं इत्तला दहिंदा से राब्ता करूं, रॉबर्ट ने कहा। हाँ, फौरी, और सुनो, यानी जब वापस आए तो उसे कहना कि फौरी मुझसे राब्ता करे, उधेड़ उम्र ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो बॉस ने रिसीवर रख दिया। ये स्विस नयाद लड़की तो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस में शामिल थी, बॉस ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो स्विस नयाद के अल्फाज सुनकर चौंका भी इसीलिए था। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो उधेड़ उम्र बॉस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उधेड़ उम्र बॉस ने अपने मखसूस लहजे में कहा। रॉबर्ट की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। कराओ बात, उधेड़ उम्र बॉस ने कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस, मैंने पाक एशिया से उस स्विस नयाद औरत के हुलिया और कद्दोकामत के बारे में मालूम कर लिया है, रॉबर्ट ने कहा। क्या हुलिया है, तफसील बताओ, उधेड़ उम्र बॉस ने कहा तो दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने तफसील से पहले हुलिया और फिर कद्दोकामत की तफसील बता दी। उसके नाम का इल्म है तुम्हें? उधेड़ उम्र बॉस ने कहा। जी हाँ, उसका नाम जोलियाना बताया जाता है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा तो उधेड़ उम्र बॉस ने ओके कहकर करेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। हेनरी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा बता रहा था कि बोलने वाला भी उधेड़ उम्र आदमी है। अल्फ्रेड बोल रहा हूँ हेनरी, जबोती से, उधेड़ उम्र आदमी ने अपना नाम बताते हुए कहा। ओह ओह, तुम बड़े तवील अरसे बाद याद किया है, कोई खास बात? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। तुमने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर एक्रेमिया की तरफ से कई मुश्तरका मिशन पर काम किया है और तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के अहमक और मस्खरे सरबराह इमरान की दिलचस्प बातें सुनाया करते थे, याद है तुम्हें? अल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी तरह याद है, बल्कि मेरे दिमाग में ये सब बातें सख्त हैं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरे ज़हन में खतरे की घंटियां बजने लग गई हैं, हेनरी ने कहा तो अल्फ्रेड बेख्तियार चौंक पड़ा। खतरे की घंटी, क्या मतलब? अल्फ्रेड ने बहरत भरे लहजे में कहा। पहले तुम बताओ कि तुमने फोन क्यों किया है, फिर बात होगी, हेनरी ने कहा। क्या एक स्विस नयाद लड़की भी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस में शामिल है जिसका हुलिया मैं बता देता हूँ, अल्फ्रेड ने कहा और फिर तफसील से हुलिया बता दिया जो रॉबर्ट ने उसे फोन पर बताया था। तुम जोलियाना के बारे में पूछ रहे हो, जो हुलिया तुमने बताया है वो भी उसी का है, हेनरी ने कहा। हाँ, कौन है ये? अल्फ्रेड ने कहा।
पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की रुकन है, बल्कि मुझे ये सुनकर बेहद हैरत हुई थी कि वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ है, अंद्री ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो तो गैर मुल्की है, फिर वो कैसे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की रुकन या डिप्टी चीफ बन सकती है, अल्फर्ड ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, आम असूल तो यही है, लेकिन ये जोलियाना इस असूल से मुस्तस्ना है। मगर तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक पैदा हो गया, अंद्री ने कहा। मेरा उससे क्या ताल्लुक, बस वैसे ही मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, अल्फर्ड ने जवाब देते हुए कहा। सुनो अल्फर्ड, मेरे ज़हन में खतरे की जो घंटियां बज रही थीं वो दुरुस्त हैं। तुम्हारी तंजीम को बहुत ताकतवर और बावसाइल है, उसमें बेहद तजर्बाकार लोग शामिल हैं और उसका नाम रेड वोल्फ अपनी जगह ताकत का निशान है। लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का अंदाज आम तंजीमों से यकसर मुख्तलिफ है। ये लोग हंसते खेलते आगे बढ़ते हैं और फिर बड़ी बड़ी ताकतवर मुल्की, गैर मुल्की, प्राइवेट और सरकारी तंजीमें रेत का ढेर बनती चली जाती हैं। इनका खासा ये है कि ये हर सूरत आगे बढ़ते हैं। वापसी या नाकामी के अल्फाज उनकी डिक्शनरी में दर्ज ही नहीं हैं। इसलिए अगर तुम पाक एशिया में कोई मिशन मुकम्मल कर रहे हो तो उस मिशन से दस्तबरदार हो जाओ, उसी में तुम्हारा और तुम्हारी तंजीम का फ़ायदा है, अंद्री ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। तुम वाकई बूढ़े हो गए हो। पहली बात तो ये है कि रेड वुल्फ का कोई ताल्लुक पाक एशिया से नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर कभी वाकई कोई मुकाबला करना पड़ा तो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस रेत का ढेर साबित होगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय, अल्फर्ड ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, तुम्हें रेड वुल्फ की ताकत का इल्म ही नहीं है। हम चाहें तो पूरे पाक एशिया की ईंट से ईंट बजा दें, अल्फर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर अपने सामने मौजूद फाइल पर झुक गया। तकरीबन 2 घंटे के मुसलसल मुताले के बाद उसने फाइल के आखिरी सफ़े पर दस्तखत किए और फाइल बंद करके उसने मेज़ की दराज में रखी और हाथ बढ़ाकर दीवार के साथ मौजूद रैक में से शराब की बोतल उठाकर उसने मेज़ पर रखी और फिर उसे खोलकर उसने उसे मुंह से लगाकर 2 बड़े घूंट लिए ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। तो उसने बोतल को मेज़ पर रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अल्फर्ड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जैनी की काफरिस्तान से कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। ओह, जैनी की, जल्दी कराओ बात, अल्फर्ड ने चौंकते हुए कहा। हेलो बॉस, मैं जैनी बोल रही हूँ काफरिस्तान से। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कैसी हो जैनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्फर्ड ने शफकत आमेज लहजे में कहा। आपके होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है बॉस, बल्कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही आपको गुड न्यूज़ सुनाऊंगी, जैनी की आवाज़ बता रही थी कि वो बड़े लाड भरे लहजे में बोल रही है। रॉबर्ट ने बताया है कि तुम मिशन के सिलसिले में रामचंद्र के साथ गई हो, लेकिन तफसील नहीं बता कर गई थी। फिर क्या हुआ, अल्फर्ड ने इस बार कदरे खुश्क से लहजे में कहा। बॉस, यहाँ काफरिस्तान में एक ऐसी सुरंग का सुराग मिला है जो एक कदीम दौर के मंदिर से निकलकर पाक एशियाई सरहद के नीचे से गुजरकर पाक एशियाई पहाड़ी इलाके में वाक़े एक कदीम दौर के मंदिर तक जाकर ख़त्म हो जाती है। और दिलचस्प बात यह कि ये दोनों मंदिर पहाड़ियों के अंदर इस तरह दफन हो चुके हैं कि मौजूदा दौर के लोगों को उनकी तफसील का इल्म ही नहीं है, इसलिए ये सुरंगें भी सामने नहीं आईं। लेकिन काफरिस्तान का एक मकामी आदमी साजन, जो काफरिस्तानी पहाड़ी इलाके के एक छोटे से शहर गागू में रहता है, जिसने इस सुरंग को ट्रेस किया और फिर उसे चेक भी किया है। रामचंद्र ने इस आदमी को दरियाफ्त किया और उस सुरंग को भी। मैं उस आदमी से खुद मिलने गई थी। उसको मैंने भारी रकम देकर इससे सुरंग का नक्शा हासिल कर दिया। पूरी तरह तैयारी कर लेने के बाद रामचंद्र के साथ मैं उस सुरंग का खुद चक्कर लगाऊंगी, जीनी ने तफसीली बात करते हुए कहा। तुमने वापस पाक एशिया जाना है या नहीं, अल्फर्ड ने पूछा। हाँ, वहाँ लेडीज क्लब का कमरा मैंने नहीं छोड़ा। मैं चाहती हूँ कि जब मिशन मुकम्मल हो जाए तो उसका रिजल्ट खुद अपनी आंखों से देखकर ही वापस जाऊं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं, जैनी ने कहा। तो अल्फर्ड ने उसे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और जोलियाना के बारे में बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट से उसके कागजात की नकूल हासिल कर ली हैं।
वो लोग जो चाहें कर लें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जब हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये क्या कर लेंगे, जैनी ने कहा। तुम सुरंगों के चक्कर में क्यों पड़ गई हो? जब तुम्हें मालूम हो गया है कि डॉक्टर आजम की लेबॉर्ट्री पहलगाम पहाड़ी सिलसिले की पाकिस्तानी साइड पर मौजूद है, तो तुम वहां से डॉक्टर आजम को अगवा करके यहाँ कर्स ले आओ, अल्फर्ड ने तेज और करख्त लहजे में कहा। बॉस, लेबॉर्ट्री की इंतहाई सख्ती से निगरानी की जाती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ मिलिट्री कमांडोज भी वहाँ हर तरफ खासी तादाद में मौजूद रहते हैं। किसी अजनबी को, चाहे वो कोई भी हो, उसे करीब जाने पर बगैर पूछ गुछ के गोली मार दी जाती है। मैंने इस बारे में मालूमात पाकेशिया में जिस आदमी से हासिल की थी, उसके मुताबिक वो एक बार डॉक्टर आजम की खसूसी दावत पर लेबॉर्ट्री के अंदर गया और डॉक्टर आजम के ऑफिस में उसने कुछ वक्त गुजारा था, क्योंकि डॉक्टर आजम एक्रेमिया में रहते हुए एक खास कॉकटेल शराब का रसिया बन गया था। उस खास कॉकटेल शराब को मुख्तलिफ शराबें मिलाकर एक खास तरीके से बनाया जाता है, जिस पर बेहद मेहनत होती है, और आम आदमी तो इस कॉकटेल शराब को सही मेनू में बना ही नहीं सकता। जबकि ये आदमी, जिसका नाम राजर है, ये शराब सप्लाई करने का काम करता है। इसीलिए डॉक्टर आजम उसे लेबॉर्ट्री में अपने ऑफिस में ले गया और वहाँ उन्होंने तफसील से उस कॉकटेल शराब के बारे में बातें की, और राजर ने बाद में यही कॉकटेल शराब तैयार करके डॉक्टर आजम को उसकी सप्लाई शुरू कर दी और अब तक कर रहा है। उसने लेबॉर्ट्री के अंदरूनी हालात एक भारी रकम लेकर बताए हैं। इस लिहाज से इस लेबॉर्ट्री के अंदर सिर्फ मखसूस गेट के रास्ते ही दाखिल हुआ जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है, और डॉक्टर आजम की रिहाइश और काम करने की जगह और ऑफिस भी लेबॉर्ट्री के आखिरी हिस्से में है, और गेट से लेकर डॉक्टर आजम तक तमाम एरिया कंप्यूटराइज्ड है। इसलिए डॉक्टर आजम जिस आदमी को खसूसी चिप देगा, सिर्फ वही उस रास्ते से गुजरकर डॉक्टर आजम तक पहुंच सकता है। बाकी चेकिंग अलहदा होती है। इसलिए जब मुझे इस सुरंग का इल्म हुआ तो मैंने एक गहरी मंसूबाबंदी की। उस सुरंग का वो हिस्सा जो पाकिस्तानी पहाड़ी इलाके तक पहुंचता है, वहां जो मंदिर तबाहशुदा हालत में मौजूद है, वहां से अगर किसी तरह बाहर पहुंचा जा सके तो वहां लेबॉर्ट्री का अकबी हिस्सा है। वो अकबी हिस्सा जहां डॉक्टर आजिम काम करता है, रहता है और उसका ऑफिस है, जैनी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्या आखिरी हिस्से में कोई रास्ता भी है, क्योंकि बम के धमाके से तो पूरी पहाड़ी गूंज उठेगी, अल्फर्ड ने कहा। उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। दो चट्टानों के दरमियान एक छोटा हिस्सा इतना जानदार नहीं कि उसे सिर्फ बम से उड़ाया जा सके। उसे इलेक्ट्रॉनिक कटर के जरिए बगैर भी कोई आवाज पैदा किए काटा जा सकता है, और ये जगह इतनी खुली है कि मैं उस जगह से आसानी से लेबॉर्ट्री के अंदर पहुंच जाऊंगी और बेहोश डॉक्टर आजम को वहां से आसानी से निकालकर इस सुरंग के जरिए काफरिस्तान और फिर काफरिस्तान से उसे स्पेशल लेबॉर्ट्री में पहुंचाया जा सकता है, जैनी ने कहा। असल मसला होश में आने के बाद डॉक्टर आजम की रजामंदी का है कि वो टोटल जीरो फार्मूले पर हमारी लेबॉर्ट्री में काम करे, अल्फर्ड ने कहा। क्या आपने मेरी रिपोर्ट जो मैंने डॉक्टर आजम के बारे में दी है मुकम्मल नहीं पढ़ी है? आपके सवाल का जवाब उसी में मौजूद है, जैनी ने कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं तफसीलात पढ़ता रहूं। यह टोटल जीरो मिशन सुपर चीफ ने हमारे जिम्मे लगाया है और ये टास्क तुम्हें देने का हुक्म दिया है। हमने उनके अहकामात की तामील करनी है, अल्फर्ड ने खुशीले लहजे में कहा। यस बॉस, बहरहाल मैं बता देती हूँ कि इस मिशन को मुकम्मल करने और डॉक्टर आजम से टोटल जीरो का फार्मूला, जिसे अब डॉक्टर आजम वसीर रेंज पर ले जाने के लिए काम कर रहा है, को हासिल करने के लिए ये सब पहले से ही तय कर लिया गया था और मैंने आपको और सुपर चीफ को अपनी रिपोर्टें भिजवा दी थीं। डॉक्टर आजम तवील अरसा एक्रेमिया में रहा और उसने आज तक शादी नहीं की और अब तो वो खासा बूढ़ा भी हो चुका है, लेकिन उसकी एक ऐसी ख्वाहिश सामने आई है जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और यही बात सुपर चीफ ने पसंद की और ये मिशन मुझे देने का फैसला किया गया, जैनी ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। कौन सी बात? अल्फर्ड ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा।
डॉक्टर आजम नफ्सियाती मरीज है। वो जिस्मानी तौर पर एक खास तनासुब की हामिल औरतों का जनून की हद तक दीवाना है और मैं उस खास जिस्मानी तनासुब पर ना सिर्फ पूरी उतरती हूँ बल्कि मुझे ऐसे नफ्सियाती मरीजों को अहमक बनाने का फन भी आता है। इसलिए मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ आने और टोटल जीरो फार्मूले को वसी रेंज पर लाने पर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैनी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ये सब बातें सुपर चीफ को मालूम हैं, अल्फ्रेड ने कहा। यस बॉस, पूरी तफसील से और उनके मशवरे से ये सारा मिशन तरतीब दिया गया है और इसीलिए शायद हमें गैर मुतवक्के कामयाबियां हासिल हो रही हैं। इस सुरंग का मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है, जैनी ने कहा। ओके, अब मैं जो कहूँ उस पर तुमने लफ्ज़ बेलफ्ज़ अमल करना है, अल्फ्रेड ने कहा। आप हुक्म दे बॉस, जैनी ने जवाब देते हुए कहा। पाक एशिया सिगरेट सर्विस तुम्हारे खिलाफ हरकत में आ गई है, इसलिए तुमने जल्द अज जल्द ये मिशन मुकम्मल करके डॉक्टर आजम को मखसूस पॉइंट पर पहुंचाना है और तुमने अब किसी भी सूरत पाक एशिया नहीं जाना और यहाँ काफरिस्तान में भी अपना ख्याल रखना है। काफरिस्तान में भी पाक एशिया सिगरेट सर्विस के एजेंट ज़रूर मौजूद होंगे और एक बार उन्हें भंक पड़ गई कि हमारा मिशन क्या है तो हम कामयाब ना हो सकेंगे, अल्फ्रेड ने कहा। आपके हुक्म की लफ्ज़ बे लफ्ज़ तामील होगी बॉस, जैनी ने कहा। तो अल्फ्रेड ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात ऊपर आए थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।